Hello everyone, I welcome you all. Now today's chapter which we shall be revising is this chapter aggregation of income. ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है एग्जाम पर्पसेस के लिए और सिलेबस में बहुत छोटा चैप्टर है ये, पर प्रैक्टिकल लाइफ में इसका काफ़ी रिलेवेंस आता है। जब हम सीए बन जाते हैं तो काफ़ी सारा चीज़ें हम ब्लैक मनी का जो टैक्सेशन है पूरा वो इस चैप्टर से गवर्न होता है। अब ये चैप्टर एज सच सेक्शन 68 टू सेक्शन 69D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है। इनफैक्ट जो बुक आप रेफर कर रहे हैं, आई डोंट नो वो चैप्टर कैसे दिया गया है। हो सकता है कि वो फर्स्ट चैप्टर में ही ये एग्रीगेशन ऑफ इनकम का चैप्टर दिया हो, क्योंकि मॉड्यूल में भी वैसा दिया है। हो सकता है अलग से ये दिया गया हो, जैसा भी है आप उसको आप जहाँ से भी रेफ़र कर रहे हैं वहाँ से आप रेफ़र कर लीजिए। रिवीजन के लिए जैसा मैं हर लेक्चर में कह रहा हूँ, अभी फिर आपको वो बात कह देता हूँ कि हमें रिवीजन करते समय इस लेक्चर को बार बार कम से कम 3-4 बार सुनना चाहिए और 1-2 रिवीजन्स के बाद कोशिश करनी चाहिए कि जो कंटेंट है वो हम अपने आप से बोलें, उसको ऐसा कि हमें ध्यान रहे, वो इसकी प्रैक्टिस हम करें। तो वीडियो के साथ साथ हम कोशिश करें कि उस कंटेंट को बोलते जाएं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, दिस चैप्टर विच डील्स विद द ब्लैक मनी, इसमें 6 सेक्शंस हैं बेसिकली, सेक्शन 68 से 69D। द स्टार्टिंग सेक्शन इज सेक्शन 68। सेक्शन 68 ये कहता है, इफ एनी सम इज क्रेडिटेड इन द बुक्स एंड assessee offers no explanation or the explanation offered by the assessee is false or unsatisfactory to the satisfaction of the AO। तो assessee की बुक्स में कोई अमाउंट क्रेडिटेड है, से लोन, गिफ्ट या शेयर कैपिटल या शेयर प्रीमियम, किसी भी फॉर्म में assessee की बुक्स में कोई अमाउंट क्रेडिटेड है और assessee उस क्रेडिट का सोर्स एंड नेचर नहीं बता पाता है। बेसिकली assessee को किसी भी रिसिट के, किसी भी क्रेडिट के 3 इंग्रेडिएंट्स प्रूव करने हैं, आइडेंटिटी, जेन्युइननेस एंड क्रेडिट वर्दीनेस। अगर assessee इन 3 इंग्रेडिएंट्स को प्रूव नहीं कर पाता है तो सेक्शन 68 ऐसा प्रिजम्पशन रेज करता है दैट द अमाउंट शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द assessee। दिस अमाउंट विच इज क्रेडिटेड, it will be deemed to be the income of the assessee and it will be income of which year? It will be the income of the year in which the amount is so credited। ये बेसिक थीम है। मैंने बताया कि मैंने ये लोन लिया है। अगर लोन लिया है तो किससे लिया है? आइडेंटिटी, जेन्युइननेस, सच में लोन लिया है, और क्रेडिट वर्दीनेस, जिस व्यक्ति ने लोन दिया है ही वॉज अ मैन ऑफ मीन्स, उसके पास लोन देने के लिए पैसा था। अगर मैं ये 3 इंग्रेडिएंट्स प्रूव कर देता हूँ तो लोन सच में लोन है। पर अगर ये मैं प्रूव नहीं कर पाता हूं तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ये लोन गलत है, झूठ है, और सच में तो ये मेरा ही पैसा है जो मैंने लोन के नाम पर अब उसको वाइट कर रहा हूं। दैट इज द प्रिजम्पशन ऑफ सेक्शन 68। यू हैव टू प्रूव द आइडेंटिटी, जेन्युइननेस एंड क्रेडिट वर्दीनेस, एंड इफ यू आर अनेबल टू प्रूव इट तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपकी अनअकाउंटेड इनकम है उस साल की जिस साल आपने इसको बुक्स में क्रेडिट किया है, रिसीव दिखाई है। अब ये बेसिक थीम है और ये सेक्शन न केवल लोन पर लगता है बल्कि ये गिफ्ट पर भी लगता है, शेयर कैपिटल पर भी लगता है, पार्टनर्स कैपिटल पर भी लगता है, डोनेशन रिसीव्ड पर भी लगता है, हर रिसिट पर लगता है, इनहेरिटेंस की रिसिट पर भी लगता है। एवरी रिसिट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 68 एंड यू हैव टू प्रूव द 3 इंग्रेडिएंट्स, दैट इज आइडेंटिटी, जेन्युइननेस एंड क्रेडिट वर्दीनेस। And if you are unable to prove it, it will be treated as your unaccounted income। जहां तक शेयर कैपिटल और शेयर एप्लीकेशन की बात आती है, शेयर कैपिटल और शेयर एप्लीकेशन के केस में ऐसा यहां पर दिया गया है कि अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी को ये पैसा मिलता है, क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक इज नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, तो अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी को शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में assessee को जो प्रूव करना है, मतलब assessee कंपनी है, कंपनी को शेयर होल्डर्स से शेयर कैपिटल मिली, शेयर प्रीमियम मिली, अब वो एक रिसिट है कंपनी के लिए, तो कंपनी को क्या प्रूव करना है? कंपनी को प्रूव करना है दैट द इन्वेस्टर जो है ही इज आइडेंटिफाइड। सबसे पहले तो उसकी आइडेंटिटी प्रूव कर दो कि वो आइडेंटिटी है उस व्यक्ति की, है इन्वेस्टर है मतलब वो उसकी आइडेंटिटी प्रूव कर दो। इन्वेस्टर जो कि एक रेसिडेंट है,
you have to prove that he is a man of means. He offers an explanation about the nature and source of the credit. तो investor has to prove, जिसने पैसा लगाया, शेयर होल्डर जिसने कंपनी में शेयर कैपिटल या शेयर प्रीमियम दी है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस हमको प्रूव करनी है कि उस व्यक्ति के पास इतना पैसा था जो उसने यहाँ पर पैसा दिया है। और ये जो भी वो प्रूव कर रहा है, इट हैज टू बी satisfactory to the it has to be satisfactory to the AO। तो AO की नज़र में ये satisfactory होना चाहिए, अगर है तो फिर चलेगा, अदरवाइज इट विल बी डीम्ड टू बी द अनअकाउंटेड इनकम ऑफ द कंपनी। तो कंपनी कह रही है हमको पैसा मिला लोन के जरिए, तो आपको 3 इंग्रेडिएंट्स प्रूव करने, आइडेंटिटी, जेन्युइननेस, क्रेडिट वर्दीनेस। कोई कह रहा है मुझे गिफ्ट मिला, तो आपको 3 इंग्रेडिएंट्स प्रूव करने, आइडेंटिटी, जेन्युइननेस, क्रेडिट वर्दीनेस। क्लोजली हेड कंपनी कह रही है कि हमको शेयर कैपिटल मिली, तो आपको यहाँ पर इंग्रेडिएंट प्रूव करने हैं, इन्वेस्टर की आइडेंटिटी क्योंकि इन्वेस्टर होना चाहिए, और दूसरा ऐसा इन्वेस्टर जो आइडेंटिफाइबल है उसका नेचर एंड सोर्स, मतलब उसकी क्रेडिट वर्दीनेस, उसके पास पैसा कहाँ से आया। तो ये अगर हमने प्रूव कर दिया तो हमारे हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज ये मान लिया जाएगा कि कंपनी की वो शेयर कैपिटल जो है वो कंपनी की अनअकाउंटेड इनकम है। दैट इज द थीम ऑफ सेक्शन 68। यहाँ पर मैं क्लेरिफिकेशन करना चाहूँगा कि अक्सर लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि जो गिफ्ट मिलता है फ्रॉम रिलेटिव्स, तो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स जो होता है वो इनफैक्ट एग्जम्प्ट होता है, और एग्जम्प्ट होने के कारण उसके ज़रिए कई सारा ब्लैक मनी वाइट किया जा सकता है, या शादी के समय जो गिफ्ट मिलता है उसके ज़रिए कई सारा ब्लैक मनी वाइट किया जा सकता है। ऐसा कई लोगों का मिसकंसेप्शन होता है। मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव है या गिफ्ट एट द ओकेजन ऑफ मैरिज है, भले ही वो गिफ्ट टैक्स में सेक्शन 56(2) में एग्जम्प्ट हो, पर यहाँ पर वो एग्रीगेशन ऑफ इनकम में उसके ऊपर सेक्शन 68 लगता है, एंड यू हैव टू प्रूव द आइडेंटिटी, जेन्युइननेस एंड क्रेडिट वर्दीनेस। तो शादी में जैसे कोई गिफ्ट मिला तो उसके लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये आइडेंटिटी, जेन्युइननेस, क्रेडिट वर्दीनेस सब प्रूव होती है, और साथ ही साथ शादी में मिला ये भी अलग से प्रूव करने की बात आती है, तभी तो वो एग्जम्प्ट है। तो मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है कि शादी में कितना भी गिफ्ट दिखा दो या रिलेटिव से कितना भी दिखा दो, इतने आसानी से वो वाइट नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है। अक्सर लोगों का ये मिसकंसेप्शन है अबाउट दी गिफ्ट कि गिफ्ट तो एग्जम्प्ट होता है, सेक्शन 68 उस पर लगता है, ये ध्यान रखना। अब मैं आता हूँ टू सेक्शन 69। सेक्शन 69 का बेसिक थीम है दैट यू हैव डन एन इन्वेस्टमेंट। असेसी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया, this investment is not recorded in the books of accounts and think of it, assessee ने कोई लैंड परचेस किया, कार परचेस की, या डिमोनेटाइजेशन की बात करें उसने बैंक में पैसा जमा किया, अदरवाइज भी बैंक में पैसा जमा किया, कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, ये इन्वेस्टमेंट असेसी की बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, तो 1 नंबर में तो किया नहीं है ये इन्वेस्टमेंट। तो असेसी से ये पूछा जाएगा कि पैसा कहाँ से आया। ही विल बी आस्क्ड एन एक्सप्लेनेशन, पैसा कहाँ से आया। अगर एसएससी ये प्रूव कर पाता है, बता पाता है कि पैसा कहाँ से आया, सोर्स क्या है उस पैसे का, या फिर अगर वो नहीं बता पाता है, ठीक है, अगर एसएससी बता पाता है तो वेल एंड गुड, पर अगर नहीं बता पाता है या जो वो बताता है विच इज प्रूव टू बी फॉल्स, तो एसएससी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, एसएससी उसका सोर्स नहीं बता पाता है, या जो वो बताता है वो एक्सप्लेनेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है इन द आइज ऑफ द एओ, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि एसएससी की अनअकाउंटेड इनकम है, उस साल की अनअकाउंटेड इनकम है जिस साल एसएससी ने इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए कि एसएससी ने लैंड परचेज किया, बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, एफडीआर में इन्वेस्टमेंट किया, बैंक में पैसा जमा किया जैसे मैंने एग्जांपल लिया, उसके अलावा ज्वेलरी खरीदी, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एनी इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, एसएससी से पूछा जाएगा कि उसका सोर्स बताओ, नहीं बताया तो एसएससी की अनअकाउंटेड इनकम है, उस साल की अनअकाउंटेड इनकम है जिस साल एसएससी ने इन्वेस्टमेंट किया है। अब आता है सेक्शन 69A। सेक्शन 69A का माइंडसेट हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये कोई सर्च मतलब रेड, इनकम टैक्स की रेड, सर्च, सर्वे, इस तरह की प्रोसीडिंग्स से संबंधित हो सकती है। एसएससी के यहाँ पर मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग वगैरह मिल गया। मनी, बुलियन, ज्वेलरी और एनी वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग, तो घर पे छापा पड़ा और कैश मिल गया, ज्वेलरी मिल गई,
या फिर गोल्ड बार्स मिल गए, या फिर और कोई मूर्ति वगैरह मिल गई पुरानी, इंटीरियर डेकोरेशन घर में किया है वो मिल गया, तो असेसी के यहाँ कोई मनी, बुलियन, ज्वेलरी और वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग मिली जो कि बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, द मूट पॉइंट इज, द प्राइमरी पॉइंट इज, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। इन्वेस्टमेंट किया है असेसी ने और ये बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। अगर ऐसा होता है तो असेसी से पूछा जाएगा, घर में छापा पड़ा 2 करोड़ रुपए कैश मिल गया, पूछा जाएगा पैसा कहां से आया। अगर असेसी बता पाता है कि वो पैसा कहां से आया तो वेल एंड गुड, नहीं बता पाता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अनअकाउंटेड इनकम ऑफ द ईयर इन विच इट इज फाउंड। तो जिस साल ये पैसा मिला इसे उस साल की अनअकाउंटेड इनकम मान लिया जाएगा। दैट इज द थीम ऑफ द सेक्शन 69A। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 69B। सेक्शन 69B बेसिकली सेक्शन 69 और 69A का हम कह सकते हैं कि एक जॉइंट सेक्शन है, पर यहां पर एक वर्ड का चेंज है और वो वर्ड है पार्टली। सेक्शन 69 कहता है एनी इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो इन्वेस्टमेंट है नॉट रिकॉर्डेड, फुल्ली नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सेक्शन 69B कहता है, सेक्शन 69A कहता है एनी मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो नॉट रिकॉर्डेड मतलब नॉट फुल्ली रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड ही नहीं है। अब सेक्शन 69B कहता है एनी मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग और इन्वेस्टमेंट पार्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, द अमाउंट स्पेंट इज मोर देन द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो बेसिकली इट इज पार्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जैसे असेसी ने एक फ्लैट खरीदा, अब खरीदा तो 80 लाख रुपए में, पर बुक्स में रिकॉर्ड किया 15 लाख रुपए में, तो दिस इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड। फ्लैट का परचेज रिकॉर्डेड है बुक्स में, पर 15 लाख पे रिकॉर्डेड है, जबकि रियल इन्वेस्टमेंट 80 लाख है। तो असेसी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है जो पार्टली रिकॉर्डेड है, या मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग है जो पार्टली रिकॉर्डेड है। अगर ऐसा होता है तो ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 69B लगेगा और सेक्शन 69B के अंतर्गत असेसी से पूछा जाएगा कि ये पैसा कहां से आया, ये इन्वेस्टमेंट कहां से किया, उसका सोर्स पूछा जाएगा। और अगर असेसी उसका सोर्स बता देता है तो वेल एंड गुड, और नहीं तो इसे उस साल की इनकम मान लिया जाएगा जिस साल ये मिला, जिस साल भी ये पाया गया उस साल की इसे उनका इनकम मान लिया जाएगा। सो दैट इज सेक्शन 69B, बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शन 69 एंड 69A। बस यहां पर खास बात यह है कि इन्वेस्टमेंट पार्टली रिकॉर्डेड है। तो आप देखिए सेक्शन 68 बात करता है अबाउट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और सेक्शन 68 कहता है कि आपने बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी दिखाई, लोन, गिफ्ट, ठीक है, कोई भी आपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर कुछ ऐसा दिखाया, कैपिटल, लोन, गिफ्ट, रिसीट, डोनेशन, कुछ भी दिखाया। ये लायबिलिटी जो भी आपने दिखाई, अगर ये लायबिलिटी आप प्रूव नहीं कर पाते हो, दैट इज आइडेंटिटी, जेन्युइननेस, क्रेडिट वर्दीनेस, अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हो तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपकी अनअकाउंटेड इनकम है। सेक्शन 69, 69A और 69B बैलेंस शीट के असेट साइड की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग नॉट रिकॉर्डेड और नॉट फुल्ली रिकॉर्डेड, ठीक है, पार्टली रिकॉर्डेड है, तो फिर सेक्शन 69, 69A और 69B लगेंगे। इन्वेस्टमेंट आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया है तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, तो वो पैसा कहां से आया आपके पास पूछा जाएगा, नहीं बता पाए तो उसको आपकी अनअकाउंटेड इनकम मान के टैक्स कर लिया जाएगा। दैट इज सेक्शन 69, 69A एंड 69B। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 69C। सेक्शन 69C बात करता है खर्चे की। खर्चा जो असेसी ने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है। असेसी ने कोई फॉरेन ट्रैवल किया, वहां 5 लाख रुपए खर्च करके आए, 2 नंबर के पैसे का लोग क्या करते हैं, यही सब करते हैं, फॉरेन ट्रैवल पे खर्च कर दिया, घर में शादी थी उसमें बहुत सारा खर्चा कर दिया, घर खर्च आराम से कर रहे हैं, खूब पैसा है अपने पास, तो कैश में पैसा आता है, कैश में ही खर्च कर देते हैं, इनकम टैक्स वालों को क्या पता। तो आपने कोई ऐसा खर्चा किया जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, कोई भी खर्चा आपने किया, यू हैव इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आपसे पूछा जाएगा कि पैसा कहां से आया, आप बता दो सोर्स। अगर आप उसका सोर्स नहीं बता पाते हो तो उसे आपकी अनअकाउंटेड इनकम मान लिया जाएगा।
दैट इज द बेसिक थीम ऑफ इट। आपने एक खर्चा किया, जैसे फॉरेन ट्रैवल किया और फॉरेन ट्रैवल में 10 लाख रुपए खर्च कर दिया। अब ये 10 लाख रुपए जो खर्च किया ये बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। पूछा जाएगा कहां से आए 10 लाख रुपए। अगर आप बता देते हो कि पैसे कहां से आए तो वेल एंड गुड, नहीं बता पाते हो तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपका अनअकाउंटेड खर्चा है, अनअकाउंटेड इनकम थी जिससे ये खर्चा किया, और ये इनकम उस साल की मान ली जाएगी जिस साल आपने खर्चा किया। तो इस साल मैंने खर्चा किया, दिस विल बी ट्रीटेड एज माई अनअकाउंटेड इनकम ऑफ दिस ईयर, जिस साल मैंने खर्चा किया इसे उस साल की अनअकाउंटेड इनकम मान लिया जाएगा। यहां पर एक प्रोविजो भी है, प्रोविजो मतलब एक एक्सेप्शन, तो प्रोविजो भी है। और प्रोविजो जो है वो ये कहता है कि मान लीजिए, टिपिकल एग्जांपल लेता हूं कि एक बिल्डर है और बिल्डर ने बिल्डिंग बनाने में एक खर्चा किया, कंस्ट्रक्शन में उसने 2 करोड़ रुपए का खर्चा किया। ये बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। तो बिल्डर से पूछा गया कि ये खर्चा किया है आपने, बिल्डिंग बनाई, इसमें 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, खर्चा किया है, आप तो बिल्डर हो, आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, तो आपने 2 करोड़ रुपए जो बिल्डिंग में खर्च किया, ये 2 करोड़ रुपए कहां से आए, बिल्डर नहीं बता पाया, तो बिल्डर के लिए इसे अनअकाउंटेड इनकम मान लिया गया। अब बिल्डर का ये कहना है कि ठीक है साहब, ये मेरी अनअकाउंटेड इनकम है, तो इसको P&L के क्रेडिट साइड पे लिख लो, इनकम है, और ये 2 करोड़ मैंने खर्चा किया है, ये खर्चा मेरा बिजनेस का खर्चा है, तो इसको अलाउ किया जाए। ये खर्चा मैंने डेबिट नहीं किया था, तो इसको डेबिट में भी ऐड कर दो, और क्रेडिट भी नहीं किया था अनअकाउंटेड इनकम को, तो क्रेडिट में भी ऐड कर दो। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, ये खर्चा ना तो मैंने डेबिट किया है और ना क्रेडिट किया है, इनकम को क्रेडिट नहीं किया है, तो नेट इफेक्ट 0 होगा। तो मेरे हाथ में ये खर्चे का डिडक्शन अलाउ कर दिया जाए। गवर्नमेंट को ये प्रपोजिशन ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने यहाँ प्रोविजो में लिखा है कि अगर इस अमाउंट को आपकी इनकम सेक्शन 69C में अगर आपकी इनकम मानी जाती है तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इफ इट इज डीम्ड एज योर इनकम इट शैल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। तो इफ इट इज डीम्ड एज एन इनकम यू विल नॉट गेट द डिडक्शन ऑफ दैट इज द बेसिक थीम हियर। ये भी ध्यान रखने की बात है। देखिए इसके ऊपर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं आप समझिए। बिजनेस हेड का कोई क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि असेसी ने सैलरी का खर्चा बुक्स में डेबिट नहीं किया, एक खर्चा किया और बुक्स में डेबिट नहीं किया। अब असेसी को करना क्या चाहिए, मतलब उसका कंप्यूटेशन जब करेंगे तो करना क्या चाहिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर ये है कि खर्चा किया है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उसका सोर्स बताओ, पैसा कहां से आया, नहीं बता पा रहे हो शायद आप, तो उसे असेसी की अनअकाउंटेड इनकम मान लिया जाएगा। जनरल थॉट प्रोसेस ये होगा कि आपने खर्चा किया, डेबिट नहीं किया, डेबिट कर दो, माइनस कर दो। पर वन ऑफ द आंसर्स कैन बी लाइक दिस कि आपने खर्चा किया है, इसका सोर्स नहीं प्रूव कर पा रहे हो, ठीक है, खर्चा कहां से किया, बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, तो सेक्शन 69C के अंतर्गत इसको प्लस करो, माइनस नहीं प्लस करो, और इसका डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगा एज पर दी प्रोविजो। तो इनफैक्ट आंसर एक क्वेश्चन भी है मॉड्यूल में, उसमें दोनों तरह के आंसर दिए हैं। एक तो ये है कि अगर आप उसका सोर्स प्रूव कर पाते हो तो ये माइनस हो जाएगा, खर्चा कहां से किया प्रूव कर पाते हो तो माइनस हो जाएगा। दूसरा ये कि सोर्स नहीं प्रूव कर पाते हो तो इसको आपकी सेक्शन 69C के अंतर्गत इनकम मान लिया जाएगा और इसका डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करते समय क्या अपने को अप्लाई करना है वो बता रहा हूं मैं। अब आखिरी सेक्शन आता है सेक्शन 69D। सेक्शन 69D बेसिकली प्रोहिबिट करता है हुंडी लोन अदरवाइज देन बाय अकाउंट पेड चेक, अकाउंट पेड ड्राफ्ट। तो ये सेक्शन तब अट्रैक्ट होता है व्हेन असेसी हैज बोरोड द मनी ऑन हुंडी, हुंडी लोन लिया या हुंडी लोन का रीपेमेंट कर रहा है। यहां पर हमारा असेसी बोरोअर है, एक व्यक्ति जिसने हुंडी पर लोन लिया या हुंडी लोन लिया था उसको रीपे किया। अगर ऐसा होता है तो ऐसी परिस्थिति में इट शुड ओनली बी बाय अकाउंट पेड चेक, अकाउंट पेड ड्राफ्ट। इफ द हुंडी लोन इज टेकन और द हुंडी लोन इज रीपेड अदरवाइज देन बाय अकाउंट पेड चेक, अकाउंट पेड ड्राफ्ट। तो ऐसी परिस्थिति में जो बोरोअर है उसके हाथ में इस अमाउंट को इनकम मान लिया जाएगा। जैसे आज मैंने हुंडी लोन लिया और मान लीजिए मैंने अकाउंट पेड चेक से न लेते हुए कैश में ले लिया, तो जो भी लोन मैंने लिया है उस लोन अमाउंट को मेरी इनकम मान लिया जाएगा। या मैंने हुंडी लोन लिया था उसको आज रीपे कर दिया, रीपे किया अदरवाइज देन बाय अकाउंट पेड चेक, अकाउंट पेड ड्राफ्ट,
कैश में रीपे कर दिया, तो जब मैं रीपे करूंगा मुझे इस अमाउंट को मेरे हाथ में अनअकाउंटेड इनकम मान के टैक्स कर लिया जाएगा। दैट इज द बेसिक थीम। अब यहाँ पे दो तीन पॉइंट लिखे हैं। एक तो ये है कि अगर ये लोन जेन्युइन भी है तो भी इसको इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ जेन्युइन है या नहीं है वो बात नहीं कर रहे हैं। द पॉइंट इज अकाउंट पे ही चेक से है क्या, अगर नहीं है तो इसको इनकम मान लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक व्यक्ति ने हुंडी लोन लिया, से आज हुंडी लोन लिया मैंने, कैश में ले लिया, 15,000 का लोन लिया, कैश में ले लिया, आज उसे इनकम मान लिया। 15 दिन बाद मैंने उसको रीपे कर दिया और रीपे किया तब भी कैश में कर दिया, तो क्या फिर उसे इनकम मान लिया जाएगा? मतलब लोन लेने को भी इनकम मान लोगे और रीपेमेंट को भी इनकम मान लोगे, दोनों को इनकम मान लोगे क्या? द आंसर ऑब्वियसली इज नो। दोनों को तो इनकम नहीं मानेंगे। एंड उन्होंने यही कहा है कि अगर लोन लेने को इनकम माना जा चुका है अंडर दिस सेक्शन, तो लोन रीपेमेंट को फिर वापस इनकम नहीं माना जाएगा। दो बार मतलब टैक्स करना गलती होगा। तो अगर लोन लेने को ऑलरेडी इनकम माना जा चुका है तो फिर रीपेमेंट को इनकम नहीं माना जाएगा। और एक आखिरी पॉइंट इस सेक्शन का और आता है। सेक्शन इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट है सेक्शन 115 BBE। एज पर दिस सेक्शन जो भी अनअकाउंटेड इनकम मिलती है इस चैप्टर में, सेक्शन 68 से 69D में जो भी अनअकाउंटेड इनकम मिलती है, दैट इनकम वुड बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 60% प्लस मैंडेटरी सरचार्ज 25%, तो 60% का 25% सरचार्ज प्लस सेस, तो इफेक्टिव रेट हो जाएगा 78%। तो ये जो अनअकाउंटेड इनकम है इस पर 78% की रेट से इफेक्टिवली टैक्स लगेगा। इसमें से खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा चैप्टर 6 से, और बेसिक एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, कोई लॉस भी सेट ऑफ नहीं होगा। तो ये इसकी थीम है। ठीक है, इट विल बी अ स्पेशल इनकम जिसमें से कोई बेसिक एग्जम्पशन चैप्टर 6 से वगैरह नहीं मिलेगा। और एक चीज और दी गई है कि इस अनअकाउंटेड इनकम के ऊपर उल्टा पेनल्टी और लगेगी 10% की। तो 10% का जो भी टैक्स है उसका 10% की पेनल्टी आपको और देनी पड़ेगी। तो ये कुल मिला के छोटा सा चैप्टर है, दैट इज एग्रीगेशन ऑफ इनकम। छोटा चैप्टर था, अपना हो जाता है। एग्जाम एंगल से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी यस प्रैक्टिकल एंगल से काफी इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज इट। आगे और रिवीजन लेक्चर्स आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।